Okay, Assalamualaikum everyone. This is Isnan Mani from Nutrix. Today we have two guest speakers, Sania Said and Mohammad Muntaqim, that will be talking about scholarship and opportunities abroad for especially for HND students. बाकी अगर FST के स्टूडेंट भी कुछ हमारे साथ हैं तो डेफिनेटली somehow रिलेटेड ही होती हैं. ठीक है. दे विल प्रेजेंट अ प्रेजेंटेशन, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर सेशन होगा. सो बी साइलेंट, अपना माइक चेक चेक कीजिएगा, अपना कैमरा वगैरह को चेक करके रखिएगा ताकि ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन कोई हर्डल ना आए. बाकी आपके क्वेश्चन आंसर सेशन में आपके जितने क्वेश्चन होंगे उसको आंसर किया जाएगा. ठीक है. ओवर टू यू सनिया. Thank you so much, Maneep and the Nutritrix team for inviting us for this opportunity to share about scholarships and opportunities with my juniors. तो मैं ज़्यादा उर्दू में ही बात करना पसंद करूँगी. मैंने कल आपको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था कि माय नेम इज़ सनिया सईद एंड मैंने यहीं से बीएससी की है. मेरा बैच है 2019. और इसी के साथ जब मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली टू फॉर एक्सचेंज सेमेस्टर और मेरे पास सोर्सेज थे तो आई अवेल दिस अपॉर्चुनिटी और मुझे इसका काफ़ी फ़ायदा हुआ. और आई थिंक कि मैंने जितना स्ट्रगल किया है टू गेन अ स्कॉलरशिप या एक स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए, जितना स्ट्रगल और जितनी मिस इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, मुझे वापस आके अंदाज़ा हुआ कि हमें अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए. और एक और बात भी थी कि जब मैंने देखा कि बाहर मैंने जितने भी स्कॉलरशिप्स के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स देखे तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो नस्ट फास्ट कॉमसेट्स या लम्स के थे और हमारी यूनिवर्सिटीज़ जैसे जीसी एग्री है उसे कोई भी नहीं था. तो एक बड़ी लम्हा फिक्र की बात है कि हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती जो बड़ी ज़रूरी होती है बच्चों के साथ शेयर करने के लिए कि आप कैसे अपनी एक प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं और कैसे आप स्कॉलरशिप्स को फाइंड करें, कैसे आप अपनी एक किस तरह प्रोफेसर्स को अप्रोच कर सकते हैं. तो इस तरह के इसी वजह से तो मैंने हुसनैन को अप्रोच किया टू अरेंज अ सेशन विद यू ऑल. सो right now I'm with you and with me there is Muntakim. So Muntakim, if you want to introduce yourself, please do it. The mic is for you. Okay, thank you, Sonia. Assalamualaikum everyone. My voice is clear. आवाज आपकी थोड़ी सी कम आ रही है. आई गेस आपने हेडफोन्स लगाए हुए हैं. जी. So my bachelor is also from US. जैसा कि मैंने शेयर किया हुआ था. अब मैं चाइना में हूँ, वाचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में. मास्टर कर रहा हूँ अपना स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड माइक्रोमोलिक्यूल्स अंडर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी. My basic degree is food science, but my research is related to functional properties of food. That is about something nutrition. तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप किस तरह स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना दे सकते हैं, जो कि मैंने भी जब अप्लाई कर रहा था तो न्यूट्रिशन रिलेटेड ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है. आई एम ट्राइंग टू स्पीक लाउडर बट आई एम इन अ लैब. सो मुंतकिम, आई गेस आपकी थोड़ी सी आवाज जो है वो कम आ रही है. अगर आप अपने हेडफोन्स रिमूव कर दें तो. ओके, वेट अ मिनट. So मैं स्टार्ट करने लगी हूँ. Bismillahirrahmanirrahim. So this topic for today is scholarship and opportunities abroad for specifically for human nutrition and dietetic students. लेकिन मैं आपको generally overall सबके लिए scholarships का बताऊंगी. तो नेक्स्ट हम करते हैं. ये अबाउट अस हम आपको बता चुके हैं अपने बारे में सब कुछ. उसके बाद हम जो स्कॉलरशिप होती क्या है. स्कॉलरशिप यूजली फाइनेंशियल अवार्ड्स होते हैं आपके लिए. ये लोन से डिफरेंट होता है. ये आपको वापस नहीं करना होता या आपको आपके ऊपर किसी तरह का लोन नहीं आता. आप दरमियान में कभी छोड़ भी सकते हैं बट इट इज़ अ वेरी बैड थिंग अगर आप दरमियान में स्कॉलरशिप को छोड़ के किसी दूसरी अच्छी स्कॉलरशिप की तरफ जाते हैं. और मैंने काफ़ी बच्चों को ये करते देखा है और इसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज ग्लोबली बहुत ख़राब है. क्योंकि हमने मुतकीम भी इसको बता सकते हैं कि चाइना से कितने लोग यूरोप चले जाते हैं 1 साल गुजारने के बाद. उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप पे. तो टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप में बहुत सारी स्कॉलरशिप होती हैं लेकिन 4 ये मेन है. मेरिट स्कॉलरशिप, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, फील्ड स्कॉलरशिप और डेमोग्राफिक स्पेसिफिक स्कॉलरशिप जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हो सकती है, स्पेशल लोगों के लिए हो सकती है, रिफ्यूजीज के लिए हो सकती है. तो ये भी इस तरह की जहाँ पे जंग हो रही है जैसे यूक्रेन और पैलेस्टाइन स्टूडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिवली स्कॉलरशिप्स आती हैं.
उसके बाद अपने हैं फंडिंग्स की टाइप की तरफ। फंडिंग मोस्टली ज़्यादातर जो फंडिंग्स लेनी होती हैं वो जो हैं पीएचडी के स्कॉलर्स होते हैं उनको ही ज़्यादा वो फंडिंग्स पे, प्रोफेसर फंडिंग्स पे गौर करते हैं। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि फंडिंग बहुत सी टाइप्स की होती हैं। एक होती है फुली फंडेड स्कॉलरशिप, जिसमें आपका एयर फेयर, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी जो जितना भी रहना है उधर, खाना पीना, आपका ट्रांसपोर्टेशन और हर चीज़ आपकी ट्यूशन फी तक कवर होती है फुली फंडेड स्कॉलरशिप में। पार्शली फंडेड में मोस्टली होता है कि आपने अपना ट्रैवल कॉस्ट खुद कवर करना होता है। समटाइम्स आपने अपना घर जो रिहाइश है आपने वो भी खुद कवर करनी होती है, लेकिन आपकी दूसरी कुछ हेल्थ इंश्योरेंस यूनिवर्सिटी कवर कर देती है, या वो आपकी ट्यूशन फी खत्म कर देती है, या समटाइम्स आपको वो स्टाइपेंड दे देते हैं थोड़ा सा, जैसे कि आप समझ सकते हैं 500 यूरोस तक दे देते हैं। ट्यूशन फी वेवर क्या होता है कि उसमें सिर्फ आपकी ट्यूशन फी वेव होती है, और उसमें फिर बाकी सब कुछ आपने खुद करना होता है। एक प्रोफेसर फंडिंग होती है, जो कि आपने प्रोफेसर को अप्रोच करना होता है, उनके पास कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये प्रोफेसर और प्रोजेक्ट फंडिंग सेम होती है तकरीबन। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में पार्ट बनने में सक्सेसफुल हो गए हैं, या आप प्रोफेसर को मनाने में सक्सेसफुल हो गए हैं, वो आपको एडमिशन लेटर दे देता है, तो इसको प्रोफेसर फंडिंग कहते हैं। वो वही आपकी फंडिंग सारी करता है, सब कुछ वही कवर करता है। एक यूनिवर्सिटी फंडिंग होती है, जिसको हम यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स कहते हैं, जो कि मेरिट बेस्ड होती है। या तो कभी आप किसी यूनिवर्सिटी में खुद सेल्फ पे चले गए हैं, लेकिन आपसे मैनेज नहीं हो रहा, तो आप इस फंडिंग पे अप्लाई कर सकते हैं। और समटाइम्स कंपनी स्पॉन्सर्ड होती हैं आपकी स्कॉलरशिप, यानी कि अगर आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो और उनको लग रहा है कि आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या आपको किसी ऐसे कोर्स की ज़रूरत है जो कि अगर हमारे एम्प्लॉयज़ कर लेंगे तो उससे बड़ा फ़ायदा होगा, तो वो भी आपको बाहर भेजते हैं, आपको स्पॉन्सर करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं व्हेन एंड हाउ टू स्टार्ट लुकिंग फॉर स्कॉलरशिप। ये बड़ा एक क्रूशल स्टेप है, जो कि मुझे अपनी बीएससी करके पता चला था। मतलब बीएससी के लास्ट सेमेस्टर में मैंने जरा ये करना शुरू किया था, हाथ को मारना शुरू किए थे। लेकिन मैं आप अपने जूनियर्स को ये गाइड करना चाहूँगी कि जो लास्ट ईयर में आ चुके हैं, उनके लिए एक इनफ टाइम होता है कि वो स्टार्ट कर दें। सबसे पहले रीडिंग से स्टार्ट करें। रीडिंग में इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि एटलीस्ट हमारी जो कौम है उसको रीडिंग का शौक नहीं है। सिर्फ वीडियोस दिखा दें, या कोई बैठ के पकी पकी पकाई खीर आपके सामने रख दें, हम लोग कंसल्टेंट को 20 लाख दे देंगे लेकिन अपना काम खुद नहीं करेंगे। तो ये एक बात है कि रीडिंग से स्टार्ट करें, सिर्फ पढ़ें। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है उसकी स्कॉलरशिप सर्च करें, उनके बारे में पढ़ें, आर्टिकल्स भरे पढ़ें इंटरनेट पे। उसके बाद आप अलुमनाइज के साथ कनेक्ट करें। जब आप पढ़ते हैं उसके बाद आपको कुछ यूनिवर्सिटीज आप देखते हैं कि ये मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, मैंने इधर जाना है, तो उसकी वेबसाइट पे हमेशा उन्होंने अलुमनाइज मेंशन किए होते हैं, तो वो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट्स एक्सप्लोर करें। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी एकेडमी है, इसके अलावा स्कॉलरशिप हब है, बहुत सारे हैं जो कि स्कॉलरशिप को रोज 100 से ज़्यादा स्कॉलरशिप अपलोड शेयर होती है। उसके बाद आप प्लानर बनाएं अपना एक, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आप स्कॉलरशिप्स देखें, क्योंकि अभी आपका 1 साल पड़ा है तो आप उस साल में अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप ऐसा करें कि आप उनकी डेट्स लिख लें कि ये कब कब खुलती हैं, और इनकी डेडलाइंस क्या हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, और मुझे क्या क्या अपनी सीवी में ऐड करने की ज़रूरत है। उसके बाद आइल्स और जीआरई जो है वो मैंने खुद नहीं किया हुआ, मुझे इसके बगैर ही स्कॉलरशिप मिली थी, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगी क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप आइल्स लाजमी कर लें अगर आपके पास सोर्सेज हैं। लेकिन अगर आपके पास सोर्सेज नहीं है तो आइल्स के बगैर भी बहुत सारी स्कॉलरशिप मिल जाती है। जीआरई ज़्यादातर वही लोग करते हैं जिनको अमेरिका जाना होता है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो मुंतकीम बताएंगे आपको कि कौन कौन से ज़रूरी होते हैं। ओवर टू यू मुंतकीम। Okay, now my voice is clear. यस, योर वॉइस इज क्लियर। Okay. सो जैसा कि सनिया आपको बता रही थी, आई थिंक मोस्टली आप लोग 6 सेमेस्टर के हैं, उसने मैंने मुझे यही बताया था। तो ये आपका बेस्ट टाइम है, आप अभी से स्कॉलरशिप वगैरह देखने की कोशिश करें। आप कुछ जिस स्कॉलरशिप के बारे में आप देखना चाहते हैं उसे पढ़ें कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और सब कुछ अभी से आप प्लान बनाएं कि आपने क्या क्या करना है, आप उनकी सारों की डेडलाइंस लिखें। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपकी पासपोर्ट है। लास्ट ईयर मैं अपने कुछ फ्रेंड्स का अप्लाई करवा रहा था और एट द एंड उनका पासपोर्ट ही नहीं बना हुआ था। आजकल पाकिस्तान में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, पासपोर्ट रिलेटेड थोड़ा टाइम लग रहा है।
तो आप लोग अभी से अपना पासपोर्ट बना लें, ताकि आपके पास दिसंबर तक आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जब मुल्क से बाहर जा रहे हैं तो आपका जो आइडेंटिटी है वो आपकी पासपोर्ट है, आपका शनाख्ती कार्ड नहीं चलता वहाँ पे। तो अपना पासपोर्ट ज़रूर बनवा लें अभी सारे। किन किन के पास पासपोर्ट है? आई थिंक सो यूएस किसी के पास के नहीं है जो अभी। हैं। पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, अब बनवा लें, 5 साल का बनवा लें, क्योंकि ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अभी कि आप पासपोर्ट बनवाएं और स्कॉलरशिप देखें। बगैर पासपोर्ट के आप लोग नहीं कहीं अप्लाई कर सकेंगे। कुछ जगह होती है वहाँ पे अप्लाई हो जाता है, लेकिन फिर वही मसले, अगर एंड टाइम तक आपका पासपोर्ट ना बने तो फिर मसले। फिर डिग्री चाहिए, आप लोग 6 सेमेस्टर के हैं तो आप अपनी 6 सेमेस्टर तक की ट्रांसक्रिप्ट ले लें। और उसके बाद जो होप सर्टिफिकेट भी अप्लाई होता है, होप सर्टिफिकेट का हमारा डिपार्टमेंट नहीं बना के देगा अभी, क्योंकि वो 8 सेमेस्टर वालों को सिर्फ बना के देते हैं होप सर्टिफिकेट। तो आप उसके लिए ये कर सकते हैं कि आप अपना होप सर्टिफिकेट लेके, और आप होप सर्टिफिकेट खुद लिख लें। एक सिर्फ लाइन लिखनी है आपने कि आपको, हम ग्रेजुएट हो जाएंगे, और किसी टीचर से उस पर साइन करवा लें। आप किसी भी टीचर से उससे साइन करवा सकते हैं कि आप लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे। आपके अभी तक सही मार्क्स जा रहे हैं, मतलब जीपीए सही है आपका। जो आपका 6 सेमेस्टर का जीपीए होगा वो लिख लेना, मैं आपको शेयर कर दूंगा, मेरे पास भी मेरा होप सर्टिफिकेट पड़ा है, उसको देख के बना लेना बेशक आप। तो अटेस्टेशन वगैरह अभी नहीं होगी आपकी। आप मैट्रिक की वो बाद की काम है, जब आपको स्कॉलरशिप लग जाएगी तो आप फिर अटेस्टेशन करवानी होती है। उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, मैं आपको गाइड कर दूंगा उसके रिलेटेड भी। तो नोटराइज करवाने होते हैं जब आप अप्लाई करते हैं, तो चाइना के लिए तो होता है ये, नोटराइजेशन करवानी पड़ती है ट्रांसक्रिप्ट डिग्री वगैरह की। तो ये कचहरी से होती हैं, कुछ स्पेशल वकील होते हैं उनके पास नोटराइजेशन की स्टैंप होती है, तो ये वो करके देते हैं। आपने वो नोटराइज करवाना होता है बस, उसकी कॉपी, ओरिजिनल को नोटराइज नहीं करवाते। एफआरसी ये नादरा से बनता है, ये बनवा लें आप लोग अपना। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट कई जगह पे चाहिए होता है, चाइना के लिए नहीं चाहिए। अगर सीएससी के लिए नहीं चाहिए, अगर कोई और स्कॉलरशिप होगी, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है, मतलब या प्रोविंसेस की, उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप होती हैं, वो मांग लेते हैं कि आप बैंक स्टेटमेंट दे दें कि आप मोस्ट यहाँ ऑफ द पे आके अपना टाइम खर्चा उठा आपको रहे हैं। जब आपकी स्कॉलरशिप पार्शियल होती है या आपको सिर्फ ट्यूशन फी वेवर मिलता है, तब आपको हम्म, अपनी बैंक स्टेटमेंट इसलिए शो करवानी पड़ती है ताकि वो देख सकें कि आप यहाँ पे आके स्ट्रगल तो नहीं करेंगे, या सर्वाइव आप करेंगे यहाँ कि पे नहीं। आके बिल्कुल absolutely। इस तरह आपको मसला तो नहीं होगा, इस वजह से आपको शो करनी पड़ती है। और फिर ये लेटर ऑफ मोटिवेशन, पर्सनल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्टडी प्लान, ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इनके थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, सिर्फ बेसिक चीज़ ये है कि आप करना क्या चाहते हैं। आपके पास एक मोटिवेशन होना चाहिए कि आप क्यों और यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और क्या करेंगे यहाँ पे आके। तो ये सिर्फ लफ्ज़ों की गेम है, आपने बस अच्छी सी इंग्लिश लिखनी होती है, ऐसे टाइप होते हैं ये सारे। तो ये सेम चीज़ है, बहुत बच्चे इसको कंफ्यूजन होती है उनको कि ये क्या है, लेटर ऑफ मोटिवेशन, पर्सनल स्टेटमेंट। ये ऑलमोस्ट सारी सेम होती हैं। आप कोई एक अच्छा सा ड्राफ्ट बना लें और उसे थोड़ा बहुत चेंज करके आप चेंज कर सकते हैं, अलग अलग जगह पे सबमिट करवाने के लिए। रिसर्च प्लान, ये जब आप प्रोफेसर के साथ रब्ता करेंगे तो फिर वो कहता है कि आप मेरी रिसर्च और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई प्लान बनाएं। फिर आपको ज़रा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों ने पता नहीं अभी पढ़ा है कि नहीं, रिसर्च रिलेटेड कोर्स आई थिंक 7th में होता है। तो प्रपोजल बनाना सिखाते हैं उसमें डॉक्टर अल्लाह रखा साहब। तो ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है। तो ये आप पहले अप्रोच करें टीचर्स को, उसके बाद ये भी हो जाता है। एकेडमिक सीवी ये आपको भी सनिया बताएंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें ये जॉब वाली सीवी की तरह नहीं होती, इसमें आपने वो हर चीज़ लिखनी है जो आपने ऑलमोस्ट इन 4 सालों में की है। जो आप लोग ये सर्टिफिकेट के पीछे भाग रहे होते हैं ना, ये वो जगह है जहाँ पे आप वो सर्टिफिकेट पुट कर सकते हैं। जॉब वालों को नहीं चाहिए होते आपके सर्टिफिकेट्स। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मैंने ये काम किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है। ये भी लफ्ज़ होते हैं कुछ कि इस तरह लिखना है कि आपको क्या हासिल हुआ है वो कोर्स, वो सेमिनार लेके।
आपने क्या 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 पढ़ा है, आपको क्या क्या नॉलेज है। देन एक्सेप्टेंस लेटर, ये आपने टीचर्स को अप्लाई करना होता है, ईमेल्स करनी होती हैं और उनसे एक्सेप्टेंस लेनी होती है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये खिदमत मरकज़ से बन जाता है, 3-4 दिन में बन जाता है। आप अपने ज़िले में खिदमत मरकज़ में जाएं और वहाँ पे अप्लाई करते हैं। इसके लिए भी आपको पासपोर्ट चाहिए होगा। मैंने आपको बताया पासपोर्ट बहुत ज़रूरी है। पासपोर्ट सबसे पहले पासपोर्ट बनवाएं आप अपना सब। रिकमेंडेशन लेटर, ये भी आप साइन करवा सकते हैं अपने टीचर से। मैंने डॉक्टर अल्लाह रखा से और डॉक्टर इमरान पाशा से करवाए थे साइन। तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ यूनिवर्सिटी एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर को मानती हैं, कुछ असिस्टेंट के भी मान लेती हैं। तो ये आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर साइन करवाने हैं। पहले जनरल बना लें आप रिकमेंडेशन लेटर। उसके बाद जब आप कहीं अप्लाई करने लगेंगे तो फिर उस टाइम स्पेसिफिकली उस यूनिवर्सिटी के लिए बनवाना। तो थोड़ी सी एफर्ट करेंगे तो उन्हें भी नज़र आता है कि कुछ किया हुआ है। अगर आप जनरल वहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं तो फिर उन्हें लगता है कि इतनी मेहनत ही नहीं की गई। तो अभी पहले आप जनरल बनवा लें किसी टीचर को अप्रोच करने के लिए। बाद में जब आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे तो फिर आप स्पेसिफिकली उन यूनिवर्सिटी के लिए बनवा लेना। तो ये बहुत आसान है, टीचर साइन कर देते हैं, कोई मसला नहीं होता रिकमेंडेशन लेटर्स का। नेक्स्ट आई थिंक सीवी है, वो सनिया आपको बताएगी उसके बारे में थोड़ा बहुत। और इसके अलावा सीएससी का जो प्लेटफॉर्म है उस पे जब आप रिकमेंडेशन लेटर जो हैं आप लोग जब अपलोड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, या तो आप रिकमेंडेशन लेटर अपलोड कर दें या आप अपने उस प्रोफेसर की इंफॉर्मेशन पुट कर दें। मैं उस तरीके को ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगी कि बिकॉज समटाइम्स टीचर इतने सपोर्टिव नहीं होते कि आप का वो जब आपको वो जब उनको वो सीएससी वाले या कोई भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप वाले उनको कांटेक्ट करते हैं तो वो आपका जो एक फॉर्म है वो फिल नहीं करते और आपकी स्कॉलरशिप रह जाती है। इसलिए हमेशा अपलोड करें, लेकिन अपने टीचर की इंफॉर्मेशन डालने वाला अगर बिल्कुल कोई और ऑप्शन नहीं है तो एंड पे वो डालें, अदरवाइज टीचर्स की इंफॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मैं चाइना के लिए ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप टीचर्स की इन्फॉर्मेशन डालें, क्योंकि यहाँ पे जीमेल गूगल वगैरह सब बंद है। तो बहुत सारे मसले होते हैं। मुझे खुद जीमेल पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी मेरी, जब सारा प्रोसेस हो गया बाकी सबके पास सारी इन्फॉर्मेशन थी और एट द एंड मुझे सिर्फ ये ईमेल आई थी कि कंग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड। बाकी सबको सारा इन्फॉर्मेशन आई थी कि आप का रूम क्या है, आपका सब कुछ। उनका ग्रुप बना हुआ था एक वी चैट पे और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मेरी जीमेल का अकाउंट था। बाकी सब ज़्यादातर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट इस्तेमाल करते हैं और इनके अपने ईमेल्स हैं, वे उन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो जीमेल का काफ़ी मसला बनता है। आप लोग चाइना के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो कोशिश करना कि आप लोग माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट यूज़ करें। तो इसीलिए आप टीचर्स की इंफॉर्मेशन ना देना, आप टीचर से बनवा के रिकमेंडेशन लेटर वो अपलोड कर देना। चाइना में ओके, चल जाता है। थैंक यू सो मच मुंतकीम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एकेडमिक सीवी के बारे में बताती हूँ कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जॉब और एकेडमिक सीवी में। जॉब की सीवी में एक एक पेज का होता है, उसमें रिज्यूमे होती है और उसमें बस आपने ये बताना होता है कि आप इस जॉब के लिए क्यों सूटेबल हैं। और एकेडमिक सीवी भी उसी की तरह एक ऐसी सीवी है जिसमें आपने ये सब कुछ बताना होता है कि मैं इस रोल के लिए या इस मास्टर्स या पीएचडी की स्कॉलरशिप के लिए क्यों सुटेबल हूँ और आपको मुझे क्यों लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं रेकमेंड करूंगी कि हर जगह भी ग्लोबली यूरोपास का टेम्पलेट प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसमें बड़ा अच्छा एक एक्सप्लेनेटरी इसका जो वे है एकेडमिक सीवी का वो बड़ा अच्छा है। और हर स्कॉलरशिप के लिए आपने अपनी सीवी चेंज करनी है। और ये बात काफ़ी लोगों को समझ नहीं आती और वो एक ही सीवी हर जगह छाप देते हैं और ये बड़ी गलत बात है। आप लोगों को कुछ चीज़ें ऊपर करनी पड़ती हैं कभी के अगर आपका ये कोर्स उस जो जिस मास्टर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको उसकी उसकी प्रेफरेंस ऊपर ऊपर कर दें ना, आप दूसरे वाले जो उसके साथ रिलेटेड नहीं है वो नीचे कर दें, रिमूव कर दें। आपको बहुत सी चीज़ें रिमूव और ऐड करनी पड़ती हैं बार बार, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया होता है इन 4 सालों में अगर आप एक्टिव रहे हैं तो। उसके बाद एकेडमिक अचीवमेंट और प्रोजेक्ट्स। एकेडमिक अचीवमेंट्स में आप लोग अपनी किसी स्कॉलरशिप के बारे में लिख सकते हैं, या आपने कोई इस तरह का अवार्ड विन किया, या आपने कोई अच्छा इस तरह का प्रोजेक्ट बनाया जो कि बड़ा सराहा गया या आपको उस बात पे प्राइज मिला।
और प्रोजेक्ट्स में आप अपनी मोस्टली न्यूट्रिशन में मुझे पता है कि मैंने भी यहाँ से पढ़ा है, हमें कोई खास प्रोजेक्ट्स करवाए नहीं गए, लेकिन ये जो पाक कोरिया सेंटर और ये जो हम लोग के न्यूट्रिशन फेस्टिवल होते हैं, इसमें ये प्रोजेक्ट्स ही होते हैं आपके। और रिसेंटली भी अभी कल मैं देख रही थी कि आपका सीरियल बेस्ड एक कंपटीशन हुआ है, और फूड वेस्ट से फूड कैसे बन सकता है, वो भी आपका एक ये प्रोजेक्ट्स में आ जाते हैं। उसके बाद रिसर्च एक्सपीरियंस में आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि अगर आप इनिशियल ईयर्स में हैं अपनी बीएससी के, तो अपने कुछ प्रोफेसर्स काफ़ी अच्छे हैं, मैं सबको तो नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा आपका करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों में, अगर आप उनको अप्रोच करें। सो रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च पेपर्स और इन चीज़ों में आप उनसे इंफॉर्मेशन लेना शुरू करें शुरू शुरू में, और उसके बाद उनकी लैब में काम करने की कोशिश करें, जो वो करवा रहे हैं साइंटिफिक राइटिंग सीखने की कोशिश करें। ये ऑप्शनल होता है मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए नहीं ऑप्शनल होता, मास्टर्स के लिए ये चीज़ ऑप्शनल है कि आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है कि नहीं है। लेकिन अगर आपके पास है तो ये आपके पॉइंट्स बढ़ाता है, आपको सीवी के पॉइंट्स मिलते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस में इसलिए लिखा है यहाँ पे, जब मैं फ्रांस गई थी तो वहाँ पे बैचलर्स के स्टूडेंट को भी पाइथन, आर, एसक्यूएल, वीबीए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सब कुछ यूज़ करना आता था, उनकी स्टैट्स बड़ी अच्छी थी। और हम लोग मैंने तो न्यूट्रिशन रखी इसलिए थी, बायोलॉजी चूज ही इसलिए की थी कि मुझे मैथ्स से नफरत थी। तो बाद में पता चला कि अब तो रिसर्च और पीएचडी की तरफ अगर आपको जाना है तो आपको लैंग्वेजेस डेटा एनालिसिस के लिए सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो मैनुअल काम नहीं होते, अब आपके रिसर्च से काम होते हैं, लैंग्वेजेस से काम होते हैं सारे, और स्पेसिफिकली पाइथन से काम होते हैं। एआई टूल्स को मास्टर करें। यूरोप में ये इतनी मेहनत नहीं करते, ये यूरोपियंस जब इन्होंने एआई टूल्स बना लिए हैं तो इसको मास्टर करते हैं, ये इसको सीखते हैं कि एआई के टूल से हम कैसे अपना काम इजी बना सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप चैट जीपीटी को सही इस्तेमाल करना सीखें, और इस तरह के और भी काफ़ी टूल्स आ चुके हैं जिसका आप अगर इस्तेमाल करना सीखें तो आप काफ़ी, आपकी भी लाइफ आसान होगी, और बाहर जाके आपको ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ेगा कि मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे वो नहीं आ रहा। उसके बाद स्ट्रॉन्ग स्टैट्स फाउंडेशन, अपनी स्टैट्स को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि ये डाटा एनालिसिस में यूज़ होती है, और आर सॉफ्टवेयर वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लैब एक्सपीरियंस एक तो आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, जैसे समर्स में हम लोग न्यूट्रिशन की इंटर्नशिप करते हैं एज अ डाइटिशियन। अगर आपने क्लिनिकल की तरफ नहीं जाना तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको एकेडमिक सीवी में। आप ऐसा कर सकते हैं कि टीचर्स के पास लैब में आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उनके उनके पास आप 3 महीने 2 महीने उनकी लैब में काम करें, चाहे वो आपसे जो मर्जी करवाएं, छोटा मोटा काम लिखवाएं, कुछ आपसे हेल्प करवाएं, एटलीस्ट आपका एक आपको लैब इन्वायरमेंट की एक एक्सपीरियंस हो जाता है। तो उसको ये करेंगे आप टीचर्स से फिर जब आप कंप्लीट कर लेंगे अपना वो 2 मंथ्स का 3 मंथ्स का टेन्योर, तो आप फिर उनसे एक सर्टिफिकेट बनवाएं या लेटर बनवाएं कि इसने ये काम किया है, तो आप वो लैब एक्सपीरियंस में जितने भी आपको लैब के लेबोरेटरी के टूल्स यूज करने आए हैं, एथिक्स का पता है, तो वो आप अपनी सीवी में मेंशन कर सकते हैं। इंटर्नशिप ऑब्वियसली इसी में आ जाता है कि आपने लैब इंटर्नशिप कर ली, आपने क्लिनिकल इंटर्नशिप कर लिया, आपने जिस तरह की भी इंटर्नशिप की है। ऑनलाइन कोर्सेज और वर्कशॉप्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं कि आपने जब आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जब अपना वो कोर्स ढूंढना है ऑन द वेबसाइट, तो आपने देख लेना है कि उस कोर्स में क्या क्या रिक्वायर्ड है। समटाइम्स वो हमारी डिग्री में पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन आप उसको खुद से इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हैं, इसलिए ऑनलाइन कोर्सेज ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद वर्कशॉप्स आ जाती हैं कि डिफरेंट वर्कशॉप्स, अभी मैं कल देख रही थी कि ये जो वुमेन फैसिलिटी होम है, या इधर इधर ये एक ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करवा रहे हैं, समटाइम्स कोई आपको आर का कोर्स करवा देगा, पाइथन का कोर्स करवा देगा, तो इस तरह के कोर्सेज भी करने की कोशिश करें। और जो न्यूट्रिशन की रिसर्च में कोर्सेज, कुछ टेक्निक्स यूज होती हैं, उनके भी काफ़ी कोर्सेज होते हैं, उनको भी सीखने की कोशिश करें और उधर पार्टिसिपेट करें। कॉन्फ्रेंसेस, अभी रिसेंटली कॉन्फ्रेंसेस काफ़ी सारी हुई हैं, न्यूट्रिशन की भी, बायोडाइवर्सिटी की भी, बायोसेफ्टी की भी, फूड सिक्योरिटी की भी। तो इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें भी इन्वेस्ट किया करें और अपना और इनको अटेंड किया करें, इनका बहुत फ़ायदा होता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इसलिए ज़रूरी हैं कि जब अगर आपकी एकेडमिक प्रोफाइल, यानी कि अगर आपकी सीजीपीए 3.5 से या 3 से लो है, तो जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं
वो आपको सपोर्ट करती हैं इन गेनिंग पॉइंट्स। क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होता है तो सिर्फ एकेडमिशियंस नहीं बैठे होते वहाँ पे, फिजिशियंस भी बैठे होते हैं और या स्पोर्ट्स के लोग भी बैठे होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी बैठे होते हैं। उनको अगर आपकी प्रोफाइल पसंद आ जाए और बोर्ड का एक भी मेंबर आपको अप्रूव कर दे तो आपकी स्कॉलरशिप पक्की हो जाती है, आप इंटरव्यू पास कर लेते हैं। उसके बाद ये चीज़ ज़्यादा अच्छी मुंतकिम बता सकते हैं कि उन्होंने प्रोफेसर को कैसे अप्रोच किया था और कैसे उन्होंने एक्सेप्टेंस लेटर लिया था। जी ज़रूर। कॉन्फ्रेंसेस का मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कि कॉन्फ्रेंसेस में आप लोग ना पेपर पब्लिश कर सकते हैं, लाइक पोस्टर पब्लिकेशन कहते हैं उसे, पोस्टर पब्लिश होते हैं। मेरी भी एक ही पब्लिकेशन है, वो यही है पोस्टर पब्लिकेशन। जो हमारा पाक कोरिया पिछली बार कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हम 3 लोग थे, हमने किया था ये काम। तो कॉन्फ्रेंसेस में आप ये काम कर सकते हैं। वैसे पब्लिकेशन तो हमारी नहीं होती बैचलर्स में, ना हम कोई काम करते हैं इतना ज़्यादा। तो आप ये काम कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किया करें और वहाँ पे आप पोस्टर पब्लिकेशन और पोस्टर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। हाउ टू अप्रोच अ प्रोफेसर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों में से अभी तक सर्च किस किस ने किया हुआ सीएससी को? कोई जानता है सीएससी के बारे में? कितना जानते हैं? आप हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपने कुछ सर्च की हुई है। आपकी पार्टिसिपेशन बहुत मैटर करती है, अगर आप हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो हम आपको अच्छे से गाइड कर सकेंगे। ओके। सनिया, आप स्क्रीन शेयर बंद करेंगे ज़रा? मैं थोड़ा सा अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। इज माई स्क्रीन विजिबल ना? यस। So we have a website, Campus China. This is the website campuschina.org. आप लोग इस पे जा सकते हैं। ये सीएससी की वेबसाइट है, इस पे चाइनीज सारी स्कॉलरशिप हैं ऑलमोस्ट। और इस पे आप सर्च करते हैं, आपने जो भी यूनिवर्सिटीज़ पहले सबसे पहले सर्च करनी होती हैं। इसमें यूनिवर्सिटीज़ एंड प्रोग्राम है, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। यहाँ पे आप मास्टर 1 मिनट, यूनिवर्सिटीज एंड प्रोग्राम में जाएं आप और यहाँ पे ये यूनिवर्सिटीज एंड प्रोग्राम्स में है। इसमें आप लोग डिग्री सेलेक्ट कर सकते हैं, मास्टर और पीएचडी इफ़ यू लाइक। इंग्लिश कोर्स लैंग्वेज प्रोविंस आपको ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम्स में आप, हमारे कीवर्ड ज़्यादातर जो है फूड है और उसके अलावा न्यूट्रिशन है। तो आप इससे 1 मिनट, देखिए यहाँ पे काफ़ी यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, जिस तरह ये हुबे मेडिकल यूनिवर्सिटी। असल में ह्यूमन न्यूट्रिशन जो है चाइना में ज़्यादा वो अंडर होती हैं, न्यूट्रिशन जो है वो मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर आती है। तो अगर हमारे यूनिवर्सिटी जो हम लोग एचएनडी में करते हैं वो ज़्यादा फूड रिलेटेड होता है, हमारा मेडिकल रिलेटेड इतना नहीं होता। तो बेस्ट तो यही है कि आप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को ना सेलेक्ट करें, लेकिन आप जा सकते हैं अगर आपकी रिसर्च आप मेडिकल रिलेटेड करना चाहते हैं तो ये इनके प्रोग्राम्स होते हैं, न्यूट्रिशन एंड फूड हाइजीन। तो फिर आपने यहाँ से पहले आपने कुछ कीवर्ड्स लिख के, हमारे रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं फूड, न्यूट्रिशन और इस तरह के, फूड एंड न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ, जिस तरह फूड हेल्थ हो जाती है, हाइजीन। हाँ, फूड लॉज इस हो तरह, जाते हैं।
इस तरह के हमारे कीवर्ड्स होते हैं, हम इसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी आ जाएंगे। ये देखें, फिर 7 पेज हैं और ये सारी यूनिवर्सिटीज आ गई हैं। तो 3 साल का यहाँ पे मास्टर होता है। पहले आपने कोर्स वर्क करना है और बाद में आपकी रिसर्च होती है। तो इसके बाद आपने यहाँ से आपने यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाना है। तो it is disturbing. ये हिबे मेडिकल यूनिवर्सिटीज व्यू मोर, यहाँ पे आपको इसका एक लिंक मिल जाएगा। आपने इनके वेबसाइट पर जाना है। ज़्यादातर ये चाइनीज़ में होती हैं, तो इनके इंग्लिश वर्जन भी होते हैं। इंग्लिश वर्जन में चले जाएं तो फैकल्टीज़ में आपको टीचर्स की लिस्ट मिल सकती है। ये कॉलेज एंड डिपार्टमेंट्स, they show you my university link. Muntakim, can you wind up it in 2 minutes? Okay, so this is my university's link, and here graduate department. Every university have its own website and different for international students. So उन वेबसाइट पे आप जाके आप यूनिवर्सिटीज में सुपरवाइजर लिस्ट देख सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे अब ये आ गया प्रोग्राम एंड सुपरवाइजर। ये कॉलेजेस हैं। आप, ये मेरा फूड साइंस कट कॉलेज है, और यहाँ पे ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं और ये इनके टीचर्स हैं। लियो योमिन, ये एक टीचर है, हमारे यहाँ के प्रोफेसर हैं। इनकी रिसर्च फिश रिलेटेड है ज़्यादातर। तो किसी को फिश रिलेटेड काम करना है तो वो इनकी लैब में आ सकता है। सो ये इस तरह ही होता है कि आपने यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट, पहले सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। वो कैंपस चाइना में जाके आपने सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट निकाल लेनी है अपनी, उनके लिंक्स लिख लेने हैं। उनके लिंक्स लिख के फिर उस यूनिवर्सिटीज़ के लिंक पे जाना है आप लोगों ने, और वहाँ पे आपने ज़्यादातर फैकल्टी के अंदर होते हैं टीचर्स के नेम, और अगर वहाँ पे नहीं मिल रहे तो आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एक अलग पोर्टल होगा, उससे ढूंढना है, और वहाँ पे जाके आपने टीचर्स ढूंढने हैं। तो वो वहाँ पे टीचर्स की लिस्ट मिल जाती है, उनकी ईमेल्स लिखे होते हैं, आपने उनको ईमेल करनी है। तो ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मेरे ईमेल का ड्राफ्ट पड़े हुए हैं मेरे पास, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कॉपी नहीं करना, अपना अलहदा से बनाना है, उसको देख के बना लेना। तो आप जब टीचर्स को मेल करेंगे तो वो फिर आपको रिस्पॉन्स भी आएगा। जितनी अच्छी मेल लिखी होगी उतनी जल्दी रिस्पॉन्स आता है। बेस्ट टाइम जो टीचर्स को अप्रोच करने का है वो 7th सेमेस्टर है आपका, क्योंकि अगर आप अभी 7th सेमेस्टर में एक्सेप्टेंस ले लेंगे तो आप 8th सेमेस्टर के शुरू में एडमिशन होते हैं, आप उस टाइम अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन्स के लिए। तो इस सितंबर में बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करने लग पड़ना है, तो आप लोग भी अभी यूनिवर्सिटीज देखना शुरू कर दें, अपनी लिस्ट बनाएं, एक एक्सेल पे पूरा उनका डिटेल्स लिखें और उनकी एडमिशन की डेडलाइन लिखें, सब कुछ पूरा एक प्लान करें।